ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान को निशाना बनाया, और वो भी 24 घंटे के अंदर, क्योंकि एक रोज पहले इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर बमबारी की थी। उसके बाद ईरान ने बदला लेने की कसम खाई थी। उसने ऐलान किया था कि वो हर हाल में इसका बदला लेगा। हुआ भी वैसा ही। बदला लेने के लिए उसने अमेरिका के सहयोगी देश कतर के गैस प्लांट रास लफान पर हमला कर दिया। दावा है कतर पर हमला करने के बाद उसने सऊदी अरब की एक तेल रिफाइनरी को पर भी ड्रोन अटैक किया। मतलब ईरान ने जो कहा था उसने वैसा ही किया। हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी कि अगर उस पर हमले नहीं रुके तो वो खाड़ी देशों में मौजूद एक एक गैस प्लांट, एक एक तेल रिफाइनरी को बर्बाद कर देगा। इस हमले के बाद सऊदी अरब और यूएई समेत 12 मुस्लिम देश ईरान पर भड़क गए। सभी ने ईरान से तुरंत हमले रोकने के लिए कहा। मुस्लिम देशों के अलावा अमेरिका भी ईरान पर आग बबूला हो गया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर से कतर पर हमला किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ईरान ने बदला लेने के लिए जिस तरह से 24 घंटे के अंदर कतर के गैस प्लांट पर हमला किया, उससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कतर के गैस प्लांट रास लफान पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। वहां हाहाकार मच गया। मिसाइल गिरने के बाद गैस प्लांट में भयानक धमाका हुआ। ईरान के हमले में गैस प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा, ऐसा दावा किया गया। आग के बवंडर वहां से उठते नजर आए, जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। कई किलोमीटर दूर खड़े लोग ईरान के इस हमले को देखकर कांप गए। लोगों में अफरा तफरी मच गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने अपनी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल से कतर के गैस प्लांट को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में आसमान से गैस प्लांट पर मिसाइलें गिरती दिखाई दी। मिसाइल के जमीन से टकराते ही जबरदस्त विस्फोट होता दिखा। पूरा इलाका थर्रा गया। अबे किसमें किधर गिरा अरे वहां गिरा, सामने तो गिरा। और किधर गिरा? इधर गिरा। अरे अबे पीछे से मार रहा है, उधर से आ रहा है। ओ शिट। जिस रास लफान गैस प्लांट पर हमला किया ईरान ने, वो कतर का सबसे बड़ा गैस प्लांट है। उसी गैस प्लांट पर ईरान ने हमला कर अपने इरादे साफ कर दिए। ये बताने की कोशिश की कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा, बल्कि पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरान के हमले के बाद कतर के रास लफान गैस प्लांट के आसपास हालात बिगड़ गए। हमले का पता चलने पर गैस प्लांट में लगी आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। कई घंटों की मेहनत लगी। उतनी मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। कतर की सरकार ने दावा किया कि ईरान के हमले में कोई घायल नहीं हुआ। रास लफान गैस प्लांट कतर की राजधानी दोहा के उत्तर में है। दोहा से उसकी दूरी करीब 80 किलोमीटर है। फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद कतर एक खाड़ी देश है और यह अमेरिका का सहयोगी भी है, जबकि फारस की खाड़ी के दूसरी तरफ अमेरिका का दुश्मन ईरान है। कतर के जिस रास लफान गैस प्लांट पर हमला हुआ वो ईरान से करीब 190 किलोमीटर की दूरी पर है। अमेरिका का कतर में एयरबेस है, बल्कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, इराक और ओमान में भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। लेकिन इसके बाद भी ईरान की आईआरजीसी सेना ने कतर के गैस प्लांट को निशाना बनाया। माना जा रहा है उसने कतर के गैस प्लांट पर हमला कर सीधे सीधे अमेरिका को खुली चुनौती दी। ईरान ने कतर के गैस प्लांट के बाद सऊदी अरब की सामरेफ तेल रिफाइनरी पर भी हमला किया। सऊदी अरब ने आरोप लगाया कि ईरान ने उसकी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया, लेकिन सऊदी अरब में सिर्फ सामरेफ तेल रिफाइनरी पर ही हमला नहीं हुआ, बल्कि उसकी एक और तेल रिफाइनरी पर बमबारी की गई। हमले की जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दी गई। उस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी पर मिसाइल दाग दी गई। और चौंकाने वाली बात यह कि यह हमला फारस की खाड़ी के आसपास नहीं किया गया, बल्कि वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर सऊदी अरब के पश्चिमी हिस्से पर किया गया, लाल सागर वाले छोर पर। हालांकि 20 दिन की जंग में सऊदी अरब के वो इलाके ईरान के निशाने पर रहे जो फारस की खाड़ी से लगते थे, लेकिन यह वाला हमला दूसरी तरफ किया गया। पहले फारस की खाड़ी की तरफ हमले किए गए। सऊदी अरब के ज्यादातर तेल भंडार जो हैं वो फारस की खाड़ी के आसपास ही हैं, सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में।
वहां से निकलने वाले तेल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते दुनिया के दूसरे देशों तक भेजा जाता रहा था, लेकिन हॉर्मूज गलियारे पर ईरान की पाबंदी ने वहां से सऊदी अरब के तेल का निकलना मुश्किल कर दिया। उसके जहाज भी अटक गए, लेकिन इसके बाद भी सऊदी अरब के तेल की सप्लाई बंद नहीं हुई, क्योंकि उसने अपने पश्चिमी हिस्से से तेल का कारोबार जारी रखा। दूसरे रास्ते से, उस हिस्से से जहां पर लाल सागर, इसी लाल सागर के किनारे पर मौजूद है सऊदी अरब का यनबू पोर्ट, माफ कीजिएगा। इसी बंदरगाह के जरिए सऊदी अरब ने एशिया और यूरोप के अलग अलग देशों को कच्चा तेल बेचने का काम जारी रखा। इस पोर्ट की अहमियत तब और बढ़ गई जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में रुकावट डाली थी, क्योंकि दूसरे खाड़ी देशों के तेल सप्लाई तो लगभग बंद हो गई, लेकिन सऊदी अरब से निकलने वाला तेल फिर भी पहुंचता रहा, क्योंकि सऊदी अरब का दूसरा हिस्सा लाल सागर की तरफ भी। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब के यनबो पोर्ट के आसपास कई तेल रिफाइनरियां हैं। कच्चे तेल को जमा करने के लिए बड़े बड़े टैंक हैं। ईरान से दागी गई मिसाइलें बंदरगाह के करीब अरामको की रिफाइनरी पर गिरी। अरामको सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी, पहले भी उसकी एक रिफाइनरी पर हमला हो चुका है, लेकिन यनबो पोर्ट के नजदीक वाली रिफाइनरी पर हुए हमले से खलबली मच गई, क्योंकि वो रिफाइनरी सऊदी अरब के उस हिस्से में है जहां अब तक कोई हमला नहीं हुआ था। वहां पहली बार कोई मिसाइल गिरी। यह हमला सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से किया गया। हालांकि क्योंकि सऊदी अरब के इस पोर्ट से ईरान की सीमा करीब 1300 किलोमीटर के फासले पर है। ऐसे में ईरान से दागी गई किसी भी मिसाइल को वहां तक पहुंचने के लिए पहले फारस की खाड़ी को पार करना होता है, फिर सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी छोर तक जाना होता है। यह फासला काफी लंबा चौड़ा है। सऊदी अरब का आरोप है कि उसके इस बंदरगाह के पास ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि इस हमले में अरामको की तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा और तेल रिफाइनरियों और गैस प्लांट पर हुए इन हमलों के बाद 12 मुस्लिम देश ईरान पर भड़क गए। सभी ने एक सुर में ईरान के खिलाफ नाराजगी जताई और उससे हमले तुरंत रोकने के लिए कहा। आरोप लगाया गया कि ईरान जानबूझकर रिहायशी इलाकों के साथ गैस प्लांट और तेल रिफाइनरी पर हमले कर रहा है। इस दौरान सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने हमले नहीं रोके तो सऊदी अरब भी उसे अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। We have reserved the right to take military actions if deemed necessary, and if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. मुस्लिम देशों के अलावा अमेरिका भी ईरान पर आग बबूला हो गया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने कतर पर दोबारा हमला किया तो अमेरिका उस पर सबसे बड़ा हमला शुरू कर देगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कतर के गैस प्लांट और सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों पर हमला कर अपना बदला लिया, क्योंकि एक रोज पहले इजरायल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। ये गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, इसीलिए जैसे ही इजरायल ने इस पर हमला किया, ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिना देर किए उसने हमले का बदला लेने का ऐलान कर दिया। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ईरान ने कतर और सऊदी अरब पर हमला कर दिया और इसके जरिए ईरान ने अमेरिका और इजरायल को यह बताने की कोशिश की कि जंग में दोनों उसे कमजोर समझने की गलती ना करें। मतलब ईरान ने जो कहा था, जो बदला लेने की कसम खाई थी, उसे उसने 24 घंटे में पूरा कर दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान की सेना के निशाने पर 3 खाड़ी देश सऊदी अरब, यूएई और कतर। दावा किया गया इन तीनों देशों में मौजूद 5 गैस प्लांट और तेल रिफाइनरियां ईरान की हिट लिस्ट में हैं। कतर और सऊदी अरब पर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर चुका है। मतलब 2 जगहों को ईरान की सेना निशाना बना चुकी है और इसीलिए यह आशंका जताई गई कि ईरान बाकी बची 3 जगहों पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजरायल के हमले के बाद उसने खाड़ी देशों के लिए चेतावनी जारी की थी। ईरान ने जो चेतावनी जारी की थी उसमें उसने सभी खाड़ी देशों का नाम नहीं लिया था, उसने सिर्फ 3 खाड़ी देशों, कतर का नाम लिया था, सऊदी अरब का और यूएई को चेतावनी दी थी। ईरान ने इन तीनों देशों में मौजूद उन 5 जगहों के नाम भी बताए थे जहां वो हमला कर सकता है। सऊदी अरब के 2 ठिकानों पर हमला करने की उसने धमकी दी थी, सामरेफ तेल रिफाइनरी और जुबैल पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स। सऊदी अरब की तरह ईरान ने यूएई के अल हसन गैस फील्ड और एक पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी, जबकि 5वां नाम कतर का रास लफान गैस प्लांट था।
चेतावनी जारी करने के कुछ घंटों बाद ही ईरान ने सबसे पहले कतर के गैस प्लांट को निशाना बनाया। इसके बाद उसने सऊदी अरब की रिफाइनरियों पर हमला किया। इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि ईरान बचे हुए बाकी के 3 ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। लेकिन कतर के गैस प्लांट और सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों पर ईरान के हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सुर अचानक बदल गए। ट्रंप ने पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान को भरोसा दिया कि भविष्य में उसके साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला नहीं होगा। खबर है उन्होंने ईरान से खाड़ी देशों में मौजूद तेल रिफाइनरियों और गैस प्लांटों को निशाना नहीं बनाने के लिए कहा। इसे लेकर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। पूरी दुनिया यह जानती है कि ईरान के खिलाफ सिर्फ इजराइल अकेला जंग नहीं लड़ रहा, अमेरिका भी शामिल है। लेकिन ट्रंप ने ईरान के गैस फील्ड पर हुए हमले से किनारा कर लिया। सोशल मीडिया पर डाली अपनी पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुआ हमला पूरी तरह से इजराइल का ऑपरेशन था। उनके मुताबिक इजराइल के उस ऑपरेशन के बारे में अमेरिका को कुछ भी पता नहीं था। ट्रंप ने इस बात का भी दावा किया कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले से कतर का भी कोई लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक कतर को न तो इसकी जानकारी थी, ना ही उसे इस बात का अंदाजा था कि इजराइल के हमले के बाद ईरान उसके रास लफान गैस प्लांट पर बम बरसा देगा। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में इस बात का दावा किया कि गलत फहमी की वजह से इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक किया। उनके मुताबिक हमले में गैस फील्ड के एक छोटे से हिस्से को निशाना बनाया गया। ट्रंप ने ईरान को इस बात का भरोसा दिया कि उसके साउथ पार्स गैस फील्ड को आगे निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन भरोसा देने के साथ ही ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी। चेतावनी यह कि अगर ईरान ने कतर पर दोबारा हमला किया तो अमेरिका उस पर कोई नरमी नहीं बरतेगा। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आ गया जब ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने दावा किया कि ट्रंप की मंजूरी मिलने के बाद ही ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजराइल ने हमला किया। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी दावा किया कि ईरान के गैस फील्ड पर हुए हमले के बारे में ट्रंप को सब कुछ पता था। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया कि ट्रंप ने ही इजराइल को हमला करने के लिए कहा था। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमला करने के प्लान के बारे में ट्रंप को पहले ही बता दिया था। इसलिए इस बात का दावा किया गया कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर जो कुछ भी हुआ वो ट्रंप की मर्जी और उनकी निगरानी में हुआ। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरान बदला लेने के लिए कतर के गैस प्लांट और सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाएगा। ईरान की IRGC सेना ने चेतावनी दी कि अगर ईरान पर हमले बंद नहीं हुए तो वो खाड़ी देशों में मौजूद तेल रिफाइनरियों और गैस प्लांट को चुन चुन कर बर्बाद कर देगी। ईरान ने हुंकार भरी कि उसके हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अमेरिका के सहयोगी देशों के तेल और गैस के ठिकाने पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाते। इसी वजह से ये युद्ध के जानकारों ने दावा किया कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजराइल के हमले से जंग का पूरा गणित ही बदल गया। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और नेताओं को निशाना बनाया था। उसके बाद जंग समंदर तक पहुंची। ईरान ने जवाबी कदम उठाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। इससे पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया। लेकिन जंग तब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई जब इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया। युद्ध के जानकार बताते हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। साउथ पार्स गैस फील्ड फारस की खाड़ी में 9,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला। यह गैस फील्ड ईरान और कतर के बीच बटा हुआ। इसका बड़ा हिस्सा कतर में भी आता। अनुमान है इस क्षेत्र में इतनी प्राकृतिक गैस मौजूद है जो पूरी दुनिया की जरूरतों को 13 साल तक पूरा कर सकती है। और ईरान के लिए यह किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। ईरान जितनी गैस निकालता है उसका 70% हिस्सा यहीं से आता है। ईरान यहां से गैस की घरेलू जरूरतों को भी पूरा करता है। इसलिए जब इस पर हमला हुआ तो ईरान बुरी तरह बौखला गया। उसने अमेरिका के सहयोगी देश कतर और सऊदी अरब के गैस प्लांट और तेल रिफाइनरी पर हमले कर दिए। युद्ध के जानकार बताते हैं कि साउथ पार्स गैस फील्ड पर आगे हमला हुआ तो नुकसान सिर्फ ईरान और कतर को नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो सकती है। उधर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ईरान के हमलों से सऊदी अरब बुरी तरह भड़क गया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि ईरान ने सारी हदें पार कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रियाद में ईरान की मिसाइलें और ड्रोन उस वक्त गिरे जब 12 इस्लामी देशों के विदेश मंत्री मीटिंग कर रहे थे और पश्चिम एशिया में छिड़ी मौजूदा जंग पर चर्चा कर रहे थे।
सऊदी अरब ने दावा किया ईरान ने उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया। रिहायशी इलाकों के अलावा तेल रिफाइनरियों पर भी मिसाइलें गिराई गई। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने इन हमलों के बाद ईरान पर अपना गुस्सा निकालते हुए चेतावनी दी। The targeting of Riyadh while a number of diplomats are meeting, I cannot see as coincidental. And I think that's the clearest signal of how Iran feels about diplomacy. रियाद में हुई बैठक में शामिल 12 इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने भी ईरान के हमले पर नाराजगी जताई। रियाद में यह बैठक पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के हालात को लेकर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। बैठक में सभी सदस्य देशों ने मांग की कि ईरान बिना शर्त तुरंत सभी हमले रोक दे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे। इस्लामी देशों ने ईरान को सलाह दी कि वो हॉर्मुज गलियारे को तुरंत खोल दे और जहाजों पर हमले रोक दे। सभी देशों ने ईरान को समुद्री रास्ते बाबल मंदीब की सुरक्षा को खतरे में न डालने की भी नसीहत दी। बाबल मंदीब हॉर्मुज गलियारे की तरह ही तेल सप्लाई का अहम समुद्री रास्ता है जो लाल सागर की तरफ है। लाल सागर पे वो लगता है। साझा बयान में 12 इस्लामी देशों ने आरोप लगाया कि ईरान ने जानबूझकर खाड़ी देशों में रिहायशी इलाकों को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया और पश्चिम एशिया में तेल और गैस के ठिकानों पर हुए हमले के बाद दुनिया भर के शेयर मार्केट क्रैश हो गए। रही सही कसर कच्चे तेल के दाम में हुई बढ़ोतरी ने पूरी कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि एशिया और यूरोप से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली और उन देशों के शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए। बाजारों में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। कच्चे तेल के दाम में लगी आग ने ऐसा माहौल बनाया कि निवेशक घबरा गए। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $118 प्रति बैरल के भी पार पहुंच गई, जबकि एक रोज पहले ये $110 प्रति बैरल के नीचे थे। यही नहीं, एक हफ्ते पहले तक इसके दाम $100 प्रति बैरल से भी नीचे थे। लेकिन जैसे जैसे ईरान और इजराइल के साथ साथ खाड़ी देशों में हमले तेज हो रहे हैं, जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। कमजोर ग्लोबल संकेतों से भारतीय शेयर बाजार भी क्रैश हो गया। शेयर मार्केट में 21 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक ही दिन में निवेशकों के करीब 11.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए भारतीय शेयर बाजार में। ईरान जंग ने दुनिया भर में ऑयल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी और इससे तेल की कीमत फिर आसमान पर पहुंच गई। कच्चे तेल को लेकर जारी संकट के बीच अमेरिका में ट्रंप सरकार ने एक अहम बैठक बुलाई। इसमें तेल और गैस की बढ़ती कीमतों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में अमेरिका की सभी ऑयल एंड गैस कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इधर जंग के बीच अफ्रीकी देश मिस्र ने ईंधन संकट गहराने की आशंका जताई। मिस्र की न्यूज वेबसाइट इजिप्शियन स्ट्रीट्स में दावा किया गया कि वहां के मॉल और रेस्टोरेंट के बंद होने का समय घटा दिया गया। इजिप्शियन स्ट्रीट्स के मुताबिक मिस्र के प्रधानमंत्री ने आदेश दिया कि स्ट्रीट लाइटों का कम इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही सड़क के किनारे बिजली से चलने वाले विज्ञापनों को बंद करने का आदेश भी दिया गया ताकि वहां बिजली की खपत कम की जा सके। इसके लिए मिस्र में मॉल, दुकानों और रेस्टोरेंट के बंद होने के समय को घटा दिया गया। मिस्र की न्यूज वेबसाइट इजिप्शियन स्ट्रीट्स के मुताबिक वहां की सरकार ने ईंधन के संकट को देखते हुए यह कदम उठाया। दावा किया गया कि 28 मार्च से मॉल, दुकानें और रेस्टोरेंट रात के 9 बजे बंद किए जाएंगे, जबकि शुक्रवार और शनिवार को रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। यह नया नियम 28 मार्च से 1 महीने तक लागू रहेगा। मिस्र के प्रधानमंत्री ने यह आदेश जारी किया कि उनके इस आदेश में स्ट्रीट लाइटों का कम इस्तेमाल करने की बात कही गई। इसके साथ ही सड़कों के किनारे बिजली से चलने वाले विज्ञापनों को बंद करने का भी आदेश दिया गया। ईद की छुट्टियों के बाद मिस्र के सरकारी दफ्तर शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे, ऐसा भी उसमें दावा किया गया और दफ्तरों में होने वाला कुछ काम वर्क फ्रॉम होम यानी घर से किया जाएगा। उधर ईरान ने रक्षा मंत्री रह चुके हुसैन दहगान को नया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बना दिया। ईरान में हुसैन दहगान को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सचिव बना दिया गया। उन्हें अली लारिजानी की मौत के बाद यह पद दिया गया। हुसैन दहगान इससे पहले ईरान के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। चीन ने इजरायल के हमले में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी समेत दूसरे बड़े लीडरों की मौत पर नाराजगी जताई। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक किसी भी देश के बड़े नेताओं को मारना और आम लोगों पर हमले करना गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इजरायल की फौज ने दावा किया कि उसने ईरान के संदज एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक करके ईरान के एक मी-17 हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया। इजरायल की सेना ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें एयरपोर्ट पर खड़े हेलीकॉप्टर पर हवाई हमला होता दिखा। इधर ईरान से जंग के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री और वहां के विदेश मंत्री के घर के ऊपर संदिग्ध ड्रोन पहुंचने से खलबली मच गई। ये जानकारी अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दी गई।
उस रिपोर्ट के मुताबिक रात के वक्त अचानक कई ड्रोन अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में पहुंच गए और दावा है पहले उन ड्रोनों ने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के आवास के ऊपर से उड़ान भरी और इसके कुछ देर बाद ही उन्होंने विदेश मंत्री मार्को रूबियो के घर के ऊपर भी उनको देखा गया। यह घटना ऐसे समय पर हुई जब युद्ध में अमेरिका और इजरायल के बीच लड़ाई बढ़ती नजर आई। अपने सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की मौत से ईरान बुरी तरह भड़क चुका है। बदले की आग में जल रही ईरान की फौज पूरी ताकत के साथ पलटवार करने में जुट गई। हालांकि अमेरिका और इजरायल भी ईरान को चोट देने का कोई मौका नहीं चूक रहे। 3 देशों की यह लड़ाई पूरे पश्चिम एशिया में फैल चुकी है। हालांकि अमेरिका भले ही इस युद्ध में शामिल हो, लेकिन उसकी धरती तक इसकी आंच नहीं पहुंच पाई थी। चाहे ईरान हो, चाहे इजरायल हो या पश्चिम एशिया का कोई और देश हो, लगभग सभी देश ड्रोन और मिसाइल हमलों से दहल चुके हैं, लेकिन अमेरिका इससे अछूता रहा। उसकी धरती पर एक भी बम नहीं फटा, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच तो 11,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी। ईरान के पास भले ही एक से बढ़कर एक मिसाइलें हों, लेकिन दावा है कि उसकी कोई भी मिसाइल अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती। अमेरिका ईरान की मिसाइलों की रेंज से बाहर बताया जाता है। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने से दहशत मच गई। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वहां रात के अंधेरे में एक साथ कई ड्रोन पहुंच गए। दावा है कि वो अमेरिकी सेना के फोर्ट मैकनेयर बेस के ऊपर से तेजी से निकले। इसी बेस में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का आवास है और विदेश मंत्री मार्को रूबियो का घर भी वहीं है। ये दोनों ही नेता ट्रंप के सबसे भरोसेमंद बताए जाते हैं और ईरान से चल रहे युद्ध में भी इनकी भूमिका अहम मानी जाती है। ऐसे में उनके आवास के ऊपर ड्रोन मंडराने से पूरे अमेरिका में खलबली मच गई। हालांकि अमेरिका के जिस फोर्ट मैकनेयर बेस के ऊपर से ड्रोन उड़े या दावा किया गया कि उड़े, वहां सिर्फ रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री नहीं रहते, बल्कि वहां कई सैन्य अधिकारियों के भी आवास हैं। अमेरिका का फोर्ट मैकनेयर बेस उसकी सबसे सुरक्षित जगहों में एक गिना जाता है। यह राजधानी वॉशिंगटन डीसी के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। बेस से डोनाल्ड ट्रंप के आवास व्हाइट हाउस की दूरी भी 5 किलोमीटर के आसपास ही है, कुछ ही मिनटों के फासले पर। फोर्ट मैकनेयर बेस में अमेरिका के रक्षा विभाग, पेंटागन के कई बड़े अधिकारी रहते हैं। यानी ये बेस अमेरिका के लिए बेहद अहम हो जाता है और इसीलिए जब वहां अचानक कुछ अनजान ड्रोन पहुंच गए तो अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि मामला रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की सुरक्षा का था। उनके आवास तक ड्रोन पहुंचने की इस घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। हालांकि वो ड्रोन निगरानी के लिए भेजे गए या किसी और मकसद से आए, इसका पता नहीं चल सका। लेकिन द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के फौरन बाद व्हाइट हाउस में बड़े अधिकारियों की एक बैठक हुई। उस बैठक में दावा है कि पीट हेग्सेथ और मार्को रूबियो को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के फैसले पर चर्चा की गई और अमेरिका में मौजूद सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को भी 24 घंटे चौकन्ना रहने के आदेश दिए गए। उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया, क्योंकि आशंका जताई गई कि अपने नेताओं और अधिकारियों की मौत का बदला लेने के लिए ईरान अमेरिका के नेताओं और अधिकारियों को भी निशाना बना सकता है। अमेरिका ने दूसरे देशों में मौजूद अपने दूतावासों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया। वहां काम करने वाले अमेरिकी नागरिकों और राजदूतों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने ट्रंप सरकार से 20,000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 18 लाख करोड़ रुपए का बजट मांग लिया। सरकार से यह रकम ऐसे वक्त पर मांगी गई जब अमेरिकी फौज ईरान के खिलाफ जंग के मैदान में है और युद्ध के दौरान रोजाना सैकड़ों करोड़ों रुपए के हथियार और गोला बारूद का इस्तेमाल कर रही है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पश्चिम एशिया में और ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर भी विचार कर रहा है और खबरें तो यह भी आई कि इस बड़ी तैनाती से पहले ही 2,500 नौसैनिकों की एक यूनिट को पश्चिम एशिया भेज भी दिया गया। अमेरिका का रक्षा विभाग ईरान के साथ लंबी लड़ाई की तैयारियों में जुट गया, ऐसी खबरें दिख रही हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि जंग के दौरान ही अमेरिका के रक्षा विभाग ने ट्रंप सरकार से 20,000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 18 लाख करोड़ रुपए की मांग कर दी। इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का अंतिम फैसला तो व्हाइट हाउस और अमेरिका की संसद ही लेगी, लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जंग के केवल पहले 6 दिनों में ही अमेरिका के करीब 1100 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। युद्ध लंबा खिंचता देख अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने सरकार से और ज्यादा बजट की मांग कर दी। उधर ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अली लारीजानी की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया।
ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी। उन्होंने साफ कह दिया कि खून की हर बूंद की कीमत चुकानी होगी। इजरायल के हमले में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत हो गई थी और उनकी मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने बदला लेने की चेतावनी दे दी। मुश्तबा खामनेई ने दावा किया कि ईरान में जिन लोगों की मौत हुई है उनके हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। खासकर अली लारिजानी की मौत पर उन्होंने गहरा शोक जताया। इसके अलावा अली लारिजानी के बेटे मुर्तजा लारिजानी समेत बाकी नेताओं की शहादत पर भी उन्होंने दुख जताया। उन्होंने ऐलान कर दिया, खून के हर कतरे का जल्द ही बदला लिया जाएगा। अली लारिजानी ईरान की सुरक्षा की बागडोर संभाल रहे थे। अमेरिका और इजरायल से युद्ध के बीच ईरान के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर था, जबकि हमलों का जवाब देने के लिए रणनीति बनाने में भी अली लारिजानी की अहम भूमिका होती थी। इसी वजह से अमेरिका और इजरायल ने उन पर मिसाइल हमला कर उन्हें रास्ते से हटा दिया। लेकिन उनकी मौत से ईरान में भूचाल आ गया, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद युद्ध से जुड़े सारे फैसलों की बागडोर उन्हीं के हाथों में थी। उनकी गिनती ईरान के सबसे ताकतवर नेताओं में होती थी। ईरान के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद अली लारिजानी का नाम आता था। अली लारिजानी को आयतुल्लाह अली खामनेई का दाहिना हाथ तक कहा जाता था। इसलिए उनकी मौत पर ईरान में खलबली मच गई और ईरान की सेना के बाद सुप्रीम लीडर ने भी उनकी शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। इधर मिसाइल हमलों के बीच इजरायल में बड़े पैमाने पर साइबर हमले की खबरें सामने आने लगी। इजरायल के अखबार इजरायल ह्योम ने दावा किया कि मिसाइल हमलों के सायरन के दौरान वहां के लोगों के मोबाइल फोन पर धमकी भरे मैसेज भेजे गए। ये मैसेज ईरान की IRGC सेना के नाम से भेजे गए, ऐसा दावा है, और उनमें मिसाइल स्ट्राइक जैसी धमकियां दी गई। वहीं ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की पुलिस को कड़ी चेतावनी दी। मोसाद के एजेंट ने ईरान की पुलिस के कुछ अधिकारियों को फोन किया, ऐसा दावा है, और उन्हें जान से मारने तक की धमकी दे डाली। जबकि इजरायल के अखबार इजरायल ह्योम ने दावा किया कि ईरान वहां के लोगों को धमकी भरे मैसेज भेजकर निशाना बना रहा। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि मिसाइल हमलों के बाद दोनों देश एक दूसरे पर साइबर अटैक करने की तैयारी में जुट गए। इजरायली अखबार इजरायल ह्योम ने दावा किया, बड़ी संख्या में लोगों के मोबाइल फोन पर चेतावनी वाले मैसेज भेजे गए। बताया गया वो धमकियों वाले मैसेज ईरान की IRGC सेना ने लोगों को भेजे और उनमें लोगों को देश छोड़ने के लिए भी कहा। इजरायल के अखबार के मुताबिक ईरान की तरफ से भेजे गए उन मैसेज में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मारे जाने तक का दावा किया गया। वहां रहने वाले लोगों को भी जान से मारने की धमकियां दी गई। दावा किया गया उन मैसेज के जरिए लोगों को कुछ लिंक भेजे गए और एक ऐप डाउनलोड करने को कहा गया। उस इजरायली अखबार की रिपोर्ट में दावा है कि वो धमकी वाले मैसेज लोगों को ईरान की IRGC सेना ने भेजे। इसके बाद इजरायल में साइबर मामलों से जुड़े विभाग ने वहां अलर्ट जारी कर दिया। इजरायल ह्योम यानी उस अखबार के मुताबिक वहां के साइबर विभाग ने बताया कि उन मैसेज के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करने की कोशिश की गई। यह भी बताया गया लोगों की निजी जानकारियों को चुराने के लिए यह मैसेज भेजे गए। ऐसे में वहां के साइबर विभाग ने लोगों से इस तरह के किसी भी लिंक पर क्लिक न करने की अपील की। और इस सब के बीच यह दावा किया गया कि इजरायल की तरफ से ईरान की पुलिस को कड़ी चेतावनी दी गई। दावा किया गया यह चेतावनी इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दी और ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ में छपी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया। उस रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के एजेंट ने ईरान की पुलिस के कुछ अधिकारियों को फोन कर दिया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी यह दावा किया। अमेरिका के अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के एक एजेंट ने ईरान के एक पुलिस अधिकारी को फोन किया और उस अधिकारी को बताया कि उनकी सारी निजी जानकारियां उनके पास मौजूद हैं। ऐसा बोलकर उन्हें धमकाने की कोशिश की गई। उस रिपोर्ट में दावा किया गया कि मोसाद के एजेंट ने उस पुलिस अधिकारी को ईरान के लोगों का साथ न देने पर उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी। इधर ईरान के साथ अमेरिका की जंग के दौरान नेटो के सदस्य देश स्पेन ने खाड़ी देशों से अपने सैनिक हटा लिए। जंग की वजह से खाड़ी देशों में बढ़े तनाव को देखते हुए यूरोप के देश स्पेन ने इराक में मौजूद अपने सैनिकों को हटाकर कहीं और भेजने का फैसला लिया। बताया गया कि वहां स्पेन के करीब 300 सैनिक हैं जिन्हें अलग अलग मिशन के तहत इराक भेजा गया था। ईरान ने अपने बड़े अधिकारियों की हत्या पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चुप्पी की निंदा की।
पिछले कुछ दिनों में इजरायल ने हमले कर ईरान के सुरक्षा विभाग के प्रमुख अली लारिजानी समेत कई बड़े अधिकारियों की हत्या कर दी। उधर 32 देशों के सैन्य संगठन नेटो के बाद यूरोप ने भी ईरान जंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अकेला छोड़ दिया। जर्मनी के चांसलर फ्रीड्रिश मेर्ज ने वहां की संसद में जंग को लेकर अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया यह जंग अमेरिका की है, उनकी नहीं है। फ्रीड्रिश मेर्ज ने अपनी संसद को बताया कि ईरान के साथ अमेरिका की जंग में वो किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। जर्मनी के चांसलर ने अपने भाषण में अमेरिका की युद्ध नीति पर भी सवाल उठाए। यह भी दावा किया कि ट्रंप भले ही जंग में नेटो और यूरोप को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने युद्ध शुरू करने से पहले न तो उनसे सलाह ली थी, ना ही मदद मांगी थी। Es gibt bis heute kein überzeugendes Konzept, wie diese Operation gelingen könnte. Washington hat uns nicht zu Rate gezogen. पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के दौरान ईरान ने हॉर्मुज गलियारे को बंद कर दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के सदस्यों और यूरोप के देशों से मदद मांगी, उनसे नौसेना का जहाज भेजने की अपील की। हालांकि ज्यादातर देशों ने ट्रंप की मांग को ठुकरा दिया। फ्रीड्रिश मेर्ज ने जर्मनी की संसद में साफ कर दिया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सेना नहीं भेजेंगे। Deswegen haben wir erklärt, solange der Krieg andauert, werden wir uns daran nicht beteiligen, in der Straße von Hormuz etwa mit militärischen Mitteln freie Schifffahrt zu gewährleisten. जर्मनी के चांसलर ने बताया कि पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग को लेकर वो लगातार फ्रांस, ब्रिटेन और इटली के संपर्क में हैं। उनके मुताबिक सभी देश चाहते हैं कि बातचीत के जरिए ही युद्ध खत्म हो, सैन्य कार्रवाई करके नहीं। जर्मनी के चांसलर ने आशंका जताई कि पश्चिम एशिया में छिड़ी इस खूनी जंग का खमियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। ईरान जंग पर जर्मनी के रुख से यूरोप और अमेरिका के बीच पड़ी दरार खुलकर सामने आती दिखाई दी, क्योंकि नेटो के कई सदस्य देश पहले ही इस जंग को अमेरिका की जंग बताकर किनारा कर चुके हैं। नेटो के बाद यूरोप के देशों ने भी मिलिट्री एक्शन में सीधे उतरने से इनकार कर दिया। हालांकि कई यूरोप के देश नेटो के सदस्य भी हैं और दोनों पक्षों से शांति से बातचीत के जरिए जंग खत्म करने की अपील कर रहे हैं, नेटो भी और यूरोप भी। 3 महीने में यह दूसरी बार है जब यूरोप के देशों ने ट्रंप के सामने कड़ा रुख अपनाया है। ईरान जंग से पहले ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी यूरोप के देशों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज करा दिया था। यूरोप के देशों का पारा उस वक्त चढ़ गया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे दी थी। तो यूरोपीय देशों ने उनके बयान का विरोध किया तो ट्रंप ने उन पर आर्थिक पाबंदियां लगाने की चेतावनी दे दी थी, लेकिन यूरोप के देश भी अड़े रहे थे। ट्रंप के खिलाफ ग्रीनलैंड के मुद्दे पर वो डटे रहे। उसके बाद एक बार फिर अमेरिका और यूरोप के देश ईरान जंग को लेकर आमने सामने आ गए। फ्रांस के विदेश मंत्री ने जर्मनी में वहां की कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता खुद जर्मनी के चांसलर फ्रीड्रिश मेर्ज ने की। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस बैठक में भी ईरान जंग पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक यूरोप के इन दोनों बड़े देशों ने ईरान जंग पर साझा रणनीति बनाने की कोशिश की। उधर दक्षिणी लेबनान में एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर के सामने ही जोरदार धमाका हो गया। रूस के न्यूज चैनल रशिया टुडे के एक रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस दौरान एक कैमरा पर्सन भी उनके साथ मौजूद थे और तभी अचानक उनके पास एक मिसाइल आकर गिर गई। इससे पहले वो कैमरे में देखकर रिपोर्टिंग करते नजर आए। वो दक्षिणी लेबनान के हालात के बारे में बोल ही रहे थे कि अचानक उन्हें मिसाइल की आवाज सुनाई दी, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाते मिसाइल ठीक उनके पास आकर गिर गई। भयंकर धमाका हो गया। Further rocket attacks were reported against Nahariya and a इसके बाद वो किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे। वहां से भागने की कोशिश में उनके साथ मौजूद कैमरा पर्सन के हाथ से कैमरा गिर गया। कैमरा काफी देर तक वहीं पड़ा रहा। इतना भयानक धमाका था कि आरटी न्यूज के रिपोर्टर और कैमरा पर्सन बुरी तरह दहल गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायल ने जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया। العدو الإسرائيلي استهدفنا متعمدا عند جسر القاسمية ونحن نرتدي هذه الرسمة। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल हमले में वो रिपोर्टर जिनका नाम स्टीव स्वीनी था और कैमरा पर्सन बुरी तरह जख्मी हो गए। उधर खबर है कि इजरायल ने लेबनान वाले मोर्चे पर अपने सैनिकों की संख्या दुगनी कर दी। यह इसलिए ताकि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को जड़ से मिटाया जा सके। हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन वाला गुट है और जंग के शुरू के दिनों में ही वो खुलकर इजरायल के खिलाफ उतर आया था और उसके लड़ाकों ने इजरायल के उत्तरी इलाके में रॉकेट दागे, मिसाइलों से भी हमले किए, लेकिन इजरायल ने भी जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
यहां तक दावा है कि उसने 2 हफ्ते के अंदर ही लेबनान सीमा पर तैनात अपने जवानों की संख्या दुगनी कर दी। शुरू के कुछ दिनों तक तो लेबनान में सिर्फ हवाई हमले किए इजराइल ने, आसमान से बमबारी की। पहले लेबनान के दक्षिणी इलाकों में बमबारी की गई, फिर राजधानी बेरूत तक इजराइल के लड़ाकू विमान पहुंच गए। लेकिन इजराइल इतने पर ही नहीं रुका, उसने जमीन के रास्ते भी सेना उतार दी। उसके सैनिक उत्तरी इजराइल वाले बॉर्डर से लेबनान में घुस गए। उत्तरी इजराइल के आगे मतलब दक्षिणी लेबनान, और लेबनान के दक्षिणी इलाकों में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ठिकाने लगाने का काम उन्होंने तेज कर दिया। इजराइल ने बताया कि उसके सैनिक दक्षिणी लेबनान में मौजूद एक एक मकान की तलाशी लेने में जुट गए, क्योंकि दावा है कि इजराइल के हमलों से डरे हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाके रिहायशी इलाकों में छिप गए। हालांकि उनकी पड़ताल में इजराइल ने भी दुगनी ताकत लगा दी, क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल ने लेबनान में अपने सैनिकों की तादाद डबल कर दी। 2 हफ्ते पहले वहां जितने सैनिक मौजूद थे, हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे थे, उनकी संख्या दुगनी कर दी, ताकि हिजबुल्लाह के एक एक लड़ाके का खात्मा किया जा सके और लेबनान में बैठे इस खतरे को हमेशा के लिए मिटाया जा सके। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को घेरने के लिए अमेरिका ने सीरिया की मदद लेने का प्लान बना लिया। रॉयटर्स ने बताया कि अमेरिका सीरिया पर यह दबाव बना रहा है कि वो पूर्वी लेबनान में ईरान का समर्थन करने वाले हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला कर दे। हालांकि खबर यह है कि सीरिया इस तरह का हमला करने से हिचकिचा रहा है, क्योंकि सीरिया का मानना है कि हिजबुल्लाह पर हमला करते ही वो ईरान के निशाने पर आ जाएगा। जबकि रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह को पूरी तरह कमजोर करने के लिए सीरिया को आगे करना चाहता है। लेबनान के साथ सीरिया की सीमा है, 370 किलोमीटर की सीमा है। लेबनान के साथ सीरिया की सीमा उत्तर में भूमध्य सागर के किनारे से शुरू होकर दक्षिण में इजराइल की सीमा के करीब जाकर खत्म होती है, और लेबनान का पूर्वी हिस्सा सीरिया के पश्चिमी हिस्से से लगता है। लेबनान के पूर्व में उसकी बेका घाटी है जो सीरिया से लगी हुई है। वहीं पर हिजबुल्लाह का बड़ा ठिकाना मौजूद है, यह बताया जाता है। पहले बशर अल असद की वहां सरकार थी सीरिया में, वो ईरान के करीबी थे, इसलिए सीरिया वो रास्ता बन गया था जिसके जरिए ईरान लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हथियार और पैसे पहुंचाया करता था। खबरों के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके भी सीरिया में बशर अल असद की सरकार की मदद करने जाते थे। दोनों एक दूसरे के साथी थे। लेकिन 2024 में सीरिया की सत्ता बदल गई, वहां नई सरकार बन गई। बशर अल असद की सरकार गिरा दी गई। ईरान और हिजबुल्लाह से दूर हो गई अब नई सरकार। सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई। कई बार तो हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ सीरिया के सुरक्षा बल की झड़प भी हुई, ऐसी खबरें आई। दोनों दुश्मन हो गए, और रॉयटर्स के मुताबिक इसी का फायदा ईरान के साथ जंग के दौरान अमेरिका उठाना चाहता है। खबरों के मुताबिक अमेरिका सीरिया की सरकार पर यह दबाव बनाने में जुटा है कि वो अपने पश्चिमी हिस्से के सैन्य ठिकानों से लेबनान के पूर्वी हिस्से में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर दे, ताकि एक तरफ से हिजबुल्लाह कमजोर हो जाए और वो इजराइल पर हमले कम कर दे। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की योजना हिजबुल्लाह को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाने की है जिससे वो निकल ही न सके, क्योंकि सीरिया ने लेबनान के पूर्वी हिस्से पर हमला बोल दिया तो लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाके फंस जाएंगे, क्योंकि लेबनान के दक्षिणी हिस्से में तो पहले से ही इजराइल मौजूद है। लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक सीरिया की सरकार जंग के इस माहौल में लेबनान पर हमला करने से हिचकिचा रही है। खबरों के मुताबिक उसने अमेरिका को इस हमले के लिए हां नहीं कहा है, क्योंकि सीरिया का मानना है कि ऐसा करके वो सीधे सीधे ईरान के निशाने पर आ जाएगा। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन फिर उस पर भी बरस सकती हैं। सीरिया के अंदर पहले ही सुन्नी शिया विवाद को लेकर तनाव मौजूद रहता है। सीरिया का मानना है कि अगर वो इस जंग में कूदा तो उसके वहां फिर से गृह युद्ध जैसे हालात भड़क सकते हैं। उधर कुवैत ने हिजबुल्लाह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया। कुवैत में सुरक्षा एजेंसियों ने लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। कुवैत की सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया कि पकड़े गए लोग कुवैत के अंदर हमलों की साजिश रच रहे थे। चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह पर हमलों के बीच इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले आम लोगों को उत्तर की तरफ जाने की चेतावनी दी। इस चेतावनी के बाद आशंका जताई गई कि इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में बमबारी की रफ्तार बढ़ा सकती है। इधर ईरान में छिड़ी जंग के बीच इजराइल ने हमास के एक और कमांडर को गाजा में मार गिराने का दावा किया। एक रोज पहले भी इजराइल ने हमास के एक बड़े कमांडर को मार गिराया था। इस दौरान इजराइल ने दावा किया था कि वो हमास के खिलाफ अपना ऑपरेशन जारी रखेगा और
इसराइल ने अगले ही दिन हमास पर फिर से हमला कर दिया। दावा किया गया कि इस बार उसने हमास के खुफिया विभाग के एक बड़े कमांडर को ढेर कर दिया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया। उसमें एक इमारत पर मिसाइल हमला होता दिखाई दिया। इमारत के परखचे उड़ गए, चारों तरफ काला धुआं फैल गया। इजराइल की सेना ने दावा किया उस इमारत में हमास के खुफिया विभाग का कमांडर मोहम्मद अबू सालेह मौजूद था, इसलिए उस इमारत पर हमला किया गया। इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को जो कत्लेआम मचा था, दावा है कि उसकी प्लानिंग में मोहम्मद अबू सालेह भी शामिल था। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में उसने इजराइल की सेना पर कई हमले किए थे, जिसकी वजह से वो इजराइल की सेना के निशाने पर था। हालांकि इजराइल की सेना ने यह भी दावा किया कि उसका हमला एकदम सटीक था, इससे गाजा के किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस दौरान इजराइल ने एक बार फिर दोहराया कि वो हमास के खिलाफ चल रहे अपने ऑपरेशन को जारी रखेगा, यानी वो हमास के कमांडरों को चुन चुनकर इसी तरह मारता रहेगा। उधर पश्चिमी ईरान में ईरान की बसीज फोर्स पर इजराइल की सेना ने अपने हमले तेज कर दिए। एक रोज पहले इजराइल की फौज ने बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को मार गिराया था। इसके बाद इजराइल ने एक और हवाई हमला कर दिया और इस हमले से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया। और उस वीडियो में हमले के बाद खौफनाक धमाका होता नजर आया। हवाई हमले से कुछ सेकंड पहले वहां से एक गाड़ी गुजरती हुई दिखाई दी और उस गाड़ी के आगे बढ़ते ही हमला हो गया। इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने यह हमला पश्चिमी ईरान के एक इलाके में किया जहां ईरान की बसीज फोर्स का बेस बना हुआ है। इजराइल की सेना ने दावा किया उस बेस के गेट में सुरक्षा में तैनात बसीज फोर्स का एक सैनिक इस हवाई हमले में मारा गया। इसके साथ ही उस बेस को भी इजराइल के हमले में भारी नुकसान हुआ। इस हमले से ठीक एक रोज पहले इजराइल की सेना ने हवाई हमला कर बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को मार गिराने का दावा किया था, जबकि कुछ दिन पहले ईरान की राजधानी तेहरान में बसीज फोर्स के 10 अलग अलग ठिकानों पर भी हमले का दावा किया गया था। इजराइल की सेना ने बताया कि वो ईरान के अलग अलग इलाकों में कड़ी निगरानी कर रही है और आने वाले दिनों में भी ईरान की बसीज फोर्स के ठिकानों पर हमला जारी रहेगा। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हमलों में हुए नुकसान के लिए यूएई से मुआवजे की मांग कर दी। ईरान ने आरोप लगाया कि यूएई अमेरिका को ईरान पर हमले करने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहा है। दावा किया गया इस बात से नाराज ईरान ने यूएन के महासचिव को एक पत्र लिख दिया। यह पत्र यूएन में ईरान के राजदूत ने लिखा और इसके जरिए ईरान ने यूएई से मुआवजे की मांग की। ईरान ने यूएई पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकी सेना को ईरान पर हमले के लिए बढ़ावा दे रहा है। साथ ही उसने अमेरिका को हमले के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी, यह आरोप लगाया। ईरान ने यूएई के इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत बताया, साथ ही यूएन को इस पर कार्रवाई करने को कहा। ईरान के मुताबिक यूएई ने हमले के लिए अपनी जमीन दी है तो हमलों में हुए नुकसान की भरपाई करना भी उसकी जिम्मेदारी है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार ईरान के कई शहरों में हमले किए जा रहे हैं। हालांकि ईरान की तरफ से भी लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं, लेकिन जंग में दूसरे इस्लामी देशों की भूमिका पर ईरान ने नाराजगी जताई। इससे पहले ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी ने मुस्लिम देशों पर हमला बोल दिया था। अपनी हत्या से पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की थी और उसमें उन्होंने ईरान का साथ नहीं देने के लिए मुस्लिम देशों की आलोचना की थी। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया था कि समर्थन की कमी के बावजूद ईरान अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर रहा है। अली लारीजानी की हत्या होने के बाद ईरान ने अमेरिका की तरफ से किए गए हमलों के लिए यूएई को जिम्मेदार ठहराया और उससे मुआवजे की मांग कर दी। उधर कतर में गैस प्लांट पर हुए हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने वहां के शासक से बातचीत की। कतर के गैस प्लांट पर हुए हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने वहां के शासक और डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। इमैनुअल मैक्रों ने कतर पर हुए ईरान के हमले की निंदा की और बिना देर किए हमले रोकने की अपील की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान में युद्ध के बीच वहां से करीब 800 भारतीय देश लौट चुके हैं। इनमें ज्यादातर लोगों की वापसी ईरान के पड़ोसी देश अर्मेनिया के रास्ते हुई। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों से ईरान ट्रांजिट फीस यानी एक तरह से टोल लेने की तैयारी में। बताया गया ईरान की संसद में इससे जुड़ा एक प्रस्ताव लाने पर विचार हो रहा है। रॉयटर्स ने यह दावा किया और इसके मुताबिक ईरान यह चाहता है कि जो भी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते तेल और गैस से भरे जहाज ले जाएंगे वो उनसे टोल वसूले। कहा गया कि ईरान की योजना उन सभी जहाजों से टोल के रूप में एक तय रकम वसूलने की है। ईरान ने अगर यह कदम उठा लिया तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि समुद्र के जिस रास्ते पर टोल वसूलने की तैयारी की जा रही है
वो पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम रास्ता है। कई देशों को कच्चे तेल और गैस की सप्लाई वहां से की जाती है। खाड़ी देश अपने यहां से जो भी तेल और गैस भेजते हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर ही आगे ओमान की खाड़ी की तरफ जाता है और फिर उन देशों तक पहुंच पाता है जहां पर इनको जाना होता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता है जिसके लिए कहीं कोई टोल नहीं देना पड़ता, लेकिन जंग शुरू होने के बाद ये अहम रास्ता बंद हो चुका है। ईरान ने बंद किया हुआ, ईरान ने अपना कंट्रोल कर लिया है। वो वहां से सिर्फ उन्हीं जहाजों को गुजरने दे रहा है जिसे वो निकलने देना चाहता है। उसकी मर्जी के बिना वहां से एक भी जहाज का निकलना मुश्किल है। अगर कोई ऐसा करता है तो ईरान की सेना उस पर हमला कर देती है। इस वजह से वो रास्ता बंद है। लेकिन इस बीच दावा किया गया कि ईरान उस समुद्री रास्ते को अपनी कमाई का जरिया बनाने की तैयारी में है। अगर ईरान ने सचमुच ऐसा कर दिया और जहाजों को टोल देना पड़ा तो इससे पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और रॉयटर्स ने दावा किया कि ईरान अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ऐसा करने की तैयारी कर रहा है। युद्ध में उसको जो पैसों की जरूरत है वो यहां से भी लेने की कोशिश कर रहा है। इससे ईरान को हर साल करोड़ों डॉलर की कमाई हो सकती है। इससे उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलेगा जो पहले से ही जंग की वजह से बिगड़ चुकी है। यही नहीं, अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों ने तो काफी पहले से ही उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। जहाजों से टोल वसूलने के इस फैसले से ईरान को अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों से उबरने में भी काफी मदद मिल सकती है और मौजूदा युद्ध में हो रहे नुकसान की भी भरपाई हो सकती है। इन सभी वजहों को देखते हुए ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टोल जैसा सिस्टम बनाने जा रहा है, ऐसा बताया गया। जो देश ईरान पर पाबंदी लगाते हैं उनके जहाजों पर ज्यादा सख्ती हो सकती है, यह भी माना जा रहा है। उनके जहाजों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ज्यादा टोल वसूला जा सकता है। उधर दावा किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए अमेरिकी सेना ने ईरान की नौसेना के कई ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर रखा है। उस इलाके से जहाजों और टैंकरों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी। वहां से गुजरने वाले कुछ जहाजों पर हमले भी किए गए, ऐसा दावा। इसलिए दावा किया गया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की नौसेना के कई ठिकानों को निशाना बनाया ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और उसके आसपास से गुजरने वाले जहाजों को ईरान नुकसान न पहुंचा सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने के साथ ही ईरान ने उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले रखा। हॉर्मूज गलियारे के पास ही ईरान ने कई मिसाइल अड्डे भी बना रखे हैं, ऐसा दावा है। और ये अड्डे जमीन के नीचे होने का दावा किया गया। अमेरिका लगातार ईरान के इन मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान की पकड़ को कमजोर कर सके। एक दिन पहले भी अमेरिका की सेना ने ईरान के कई मिसाइल अड्डों पर हमले का दावा किया था। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास एंटी शिप मिसाइलें रखी थी जो वहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा बन गई थी। इसीलिए अमेरिकी सेना ने ईरान के कई मिसाइल अड्डों पर बंकर बस्टर बम गिराने का दावा किया था। उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी थी। अमेरिकी सेना ने दावा किया था कि उसने ईरान के मिसाइल ठिकानों पर 2200 किलो वाले बंकर बस्टर बम गिरा दिए। बंकर बस्टर बम अमेरिका का ऐसा बम है जो जमीन के नीचे बने मजबूत से मजबूत बंकरों को तहस नहस कर देता है। बंकर बस्टर बम जमीन या कंक्रीट के अंदर गहराई तक घुस जाता है, फिर टारगेट तक पहुंचने के बाद ही विस्फोट करते हैं। इससे अंदर का ढांचा पूरी तरह तबाह हो जाता है। बंकर बस्टर बम मोटी कंक्रीट की चट्टान को भेद सकते हैं। आम बम की तुलना में ये बेहद खतरनाक होते हैं। इसे विनाशकारी बम भी कहा जाता है। अमेरिका ने दावा किया कि उसने इसी बंकर बस्टर बम के जरिए ईरान के मिसाइल ठिकानों को तबाह कर दिया। लगातार अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने की तरकीबें लगा रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज गलियारे से दुनिया भर के कई देशों में तेल और गैस की सप्लाई की जाती है जिसे ईरान ने बंद कर दिया। इसके बंद होने से कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। वही समुद्री गलियारा है जहां से तेल और गैस के जहाज चीन, भारत, जापान, एशिया के दूसरे देशों के साथ यूरोप और अमेरिका तक जाते हैं। जंग के बीच अमेरिका लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को दोबारा खुलवाने की कोशिश में है। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो समेत अपने सहयोगी देशों से भी समर्थन मांगा था, लेकिन उन देशों ने हॉर्मूज गलियारे में जहाजों को सुरक्षा देने के लिए आने से इनकार कर दिया। इस बीच अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने के लिए नौसैनिकों की यूनिट को समंदर में तैनात कर सकता है। माना जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगी देशों पर दबाव बनाने के तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को दोबारा खुलवाया जा सके। इसलिए दावा किया जा रहा है कि अमेरिका
करीब 2200 नौसैनिकों को पश्चिम एशिया में तैनात कर सकता है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये यूनिट यूएसएस ट्रिपली युद्धपोत पर सवार होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंचेगी। ये तैनाती ऐसे समय में की जा रही है जब पश्चिम एशिया के कई देशों तक जंग की आग पहुंच चुकी है। तनाव बढ़ने के बाद ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कड़ा पहरा लगा दिया गया। इससे कई देशों में तेल संकट गहरा गया, तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। हालांकि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए लगातार सैन्य ऑपरेशन चला रहा है। अमेरिका के हजारों सैनिक पहले ही ईरान के पास समुद्र में तैनात हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मरीन यूनिट की तैनाती करके अमेरिका की कोशिश वहां कई दिनों से फंसे तेल के टैंकरों को सुरक्षित निकालने की। उधर पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने तेल और गैस कंपनियों को सख्त निर्देश दे दिए। इसके मुताबिक देश की सभी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को अपने तेल और गैस से जुड़ी सारी जानकारी सरकार को देनी होगी। ये जानकारी सरकार की एजेंसी पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल को देनी होगी। ये देश भर में हो रही तेल और गैस की सप्लाई पर नजर रखने के लिए बनाई गई है। इसलिए सभी कंपनियों को अपनी छोटी बड़ी सभी जानकारियां इस एजेंसी को देनी होंगी। इससे सरकार को यह पता चल सकेगा कि देश में तेल और गैस की असली स्थिति क्या है, यानी देश में कितना तेल है, कितनी गैस है, कहां कितनी सप्लाई हो रही है, कहां स्टोर हो रखा है। सरकार ने साफ कर दिया, कोई भी कंपनी ये जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकती। हर कंपनी को अपने उत्पादन की जानकारी देनी ही होगी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी। गैस और तेल की सप्लाई कहां हो रही है, कितना स्टॉक बचा है, कितनी खपत हो रही है, पूरा हिसाब सभी कंपनियों को देना पड़ेगा। सरकार के नियम देश भर में मौजूद तेल गैस की सभी सरकारी और निजी कंपनियों पर लागू होंगे।